हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 9वां पाठ, जब तक ज़िंदा रहूं लिखता रहूं। यह एक तरीके का इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, जो कि तिवारी जी ने नागर जी से लिया है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने। इनका जन्म हुआ था 1941 देवरिया के ज़िले में, उत्तर प्रदेश के। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक हैं। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार हैं। और ये आज भी जिंदा हैं तिवारी जी। और ये लेखक के साथ साथ कवि भी थे, आलोचक भी थे और संपादक भी थे। इनकी प्रमुख कृतियां फिर भी कुछ रह जाएगा, कविता संग्रह है। अज्ञे पत्रावली ये इनकी निबंध है। अंतहीन आकाश ये इनकी यात्रा का वर्णन है। अमेरिका से यूरोप में एक भारतीय बन ये इनका यात्रा संस्मरण है। हस्ती और भवती ये इनकी आत्मकथा है। और बातचीत बातचीत मतलब ये साक्षात्कार, मतलब जो इंटरव्यू इन्होंने लिया है वो उससे है। और उसी इंटरव्यू का पाठ हम लोगों को दिया गया है। प्रस्तुत इंटरव्यू में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एवं लेखक पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। तिवारी जी कहते हैं कि नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले जाना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया, उस समय का साहित्यिक माहौल कैसा था और किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने। नागर जी ने कहा, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। और मतलब कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को लिखने से पहले हमें पढ़ना चाहिए। बिना पढ़े अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग अच्छा नहीं लिख पाएंगे। तो शुरुआत में जो अपने नागर जी थे, तिवारी नागर जी, तो नागर जी ने शुरुआत में कवियों के कविताओं को पढ़ा। स्नेही जी, अयोध्या सिंह जी उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी इन्होंने। छापे का अक्षर इनका पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। और ये लेसन आ चुका है दोस्तों बोर्ड में, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मुझे उम्मीद है आपको आया होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट लेसन है, तो थोड़ा ध्यान देना। तो इनके पिताजी 2 पत्रिकाएं मंगाया करते थे, एक सरस्वती और एक गृहलक्ष्मी मैगजीन्स। तो उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था। उस समय प्रेमचंद काफ़ी प्रतिष्ठित थे, प्रसिद्ध थे। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े, शरत चंद्र को बाद में। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय की कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। तो इन्होंने कई सारे उपन्यास पढ़े। इतने सारे उपन्यास पढ़ने के बाद यदि आप लेखन करोगे तो किस तरीके से आप लिखोगे, किस तरीके से लोग उसको पढ़ेंगे, वो और बेहतर बन जाएगा। तो जो भी पढ़ेगा वो सोचेगा कि आप बहुत ही महान लेखक हो। जैसे हम लोग प्रेमचंद की कहानियाँ जब पढ़ते हैं तो एक अलग ही अच्छा लगता है, मतलब अलग ही फीलिंग आती है। जैसे हम लोग अभी 10th चैप्टर पढ़ेंगे बूढ़ी काकी, तो उसमें किस तरीके से उन्होंने लिखा है वो उनकी खास बात है। तो यदि आप बहुत सारे उपन्यास पढ़ोगे तो आपको हिंदी में स्कोर करना ईजी होगा। तो मैं तो बोलता हूँ समर वैकेशन आप ऐसे ही निकालो, 3-4 उपन्यास के PDF डाउनलोड करो और पढ़ते रहो। उसके बाद जब आप लिखोगे उपयोजित लेखन ना, तो लोगों को पढ़ के अलग ही अच्छा लगेगा और वो 5 में से 5 दे देंगे। तिवारी जी, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? मतलब कि जो अभी इन्होंने कहा, बंकिम चंद्र और प्रभात कुमार मुखोपाध्याय, शरत चंद्र और प्रेमचंद, यही सब आपके आदर्श थे? नागर जी ने कहा, नहीं, कोई आदर्श नहीं था, केवल आनंद था पढ़ने का, सबको बस पढ़ा करता था, कोई आदर्श नहीं था। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय। मतलब इनकी जो पहली कविता बनी वो साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय बनी थी, बॉयकॉट द साइमन कमीशन के टाइम पे, 1928 से 1929 के बीच में लाठीचार्ज जब हुआ था। इस अनुभव से पहले ही कविता फूटी थी, कब लौं कहों कब लाठी खाए। मतलब वो लाठी को नज़र में रखते हुए इन्होंने कविता लिखी थी, कब लौं कहों कब लाठी खाए। इसे ही लेखन का आरंभ मानिए। तिवारी जी पूछते हैं, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? मतलब उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? नागर जी ने कहा, गया क्योंकि पिताजी ने सरकारी कर्मचारी थे, पिताजी जो इनके थे वो सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी। आगे चलकर ये पढ़ने में भी अच्छे लगे और सामाजिक कार्यों में भी, सोशल वर्कर भी बनना चाहते थे। लेकिन इनकी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद हृदय थे जिनकी लेखन कौशल्य शैली मुझे बहुत प्रभावित किया था।
मतलब जो चंडी प्रसाद थे उनकी जो लेखन शैली थी उन्होंने इनको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था उनके लिखने के तरीके ने। अब तिवारी जी कहते हैं, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी ने कहा, "हाँ, निश्चित रूप से। पिताजी ने आंदोलन के में भाग लेने से रोका। वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ।" मतलब जो गांधी जी थे उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी से कोई प्रभाव पड़ा था? नागर जी ने कहा, बिल्कुल पड़ा था, लेकिन पिताजी जो थे उन्होंने आंदोलन में भाग लेने से रोका था और उन्होंने अच्छा किया। तिवारी जी कहते हैं, आपके लेखन में गरीबी और गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? मतलब वो कहते हैं आप हमेशा करुणा दिखाते हैं अपनी कहानी में गरीबों के प्रति, तो वो किस तरीके से, किससे आप प्रभावित हुए हैं? नागर जी कहते हैं, वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। वह तो जो हमारा समाज है वहीं से उभरी थी। इनकी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। इन्हें मेरे पिताजी ने एक अद्भुत गुण था। इनके पिताजी में एक अद्भुत गुण था कि किसी के भी दुख दर्द में वे तुरंत पहुंचते थे। इससे मुझे बहुत प्रभावित किया। मतलब कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के दुखों में तुरंत शामिल होते हैं और उनके दुख दर्द को हल्का कर देते हैं। तिवारी जी कहते हैं, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा था? नागर जी कहते हैं, उसी से तो पता चला। पिताजी ने डांटा और रोका। मतलब कि उस क्रांतिकारी आंदोलन से ही तो पिताजी ने डांटा रोका। काकोरी बम कांड जो हो चुका था 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। जब बम कांड हुआ उसके बाद से। तिवारी जी ने कहा, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे कार्य सामाजिक का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? मतलब कि सामाजिक आंदोलन के जैसे आर्य समाज का भी कुछ आप पर प्रभाव पड़ा था क्या? इन्होंने कहा, आरंभिक असर थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ज़रूर हुआ था असर शुरुआत में। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। दूसरे आंदोलनों में रोकते थे, परंतु जो सामाजिक आंदोलन होते थे उसमें जाने से कभी नहीं रोका करते थे। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई है। जवाहरलाल नेहरू से मिल चुके हैं। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो जेल में थे, इसीलिए उनकी माता के पास कोई कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। परंतु जो राइटर थे वो हमेशा उनके पास जाया करते थे। पंडित जी जब से जेल से छूटे तो मेरी उनसे वहीं भेंट हुई, तो प्राय होती रहती थी। उसके बाद से इनकी भेंट अक्सर होने लगी। उनसे खूब बातें होती थीं हर तरह की। तिवारी जी, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? नागर जी कहते थे कि मैंने पहला उपन्यास लिखा 1944 में, महाकाल, जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। तिवारी जी कहते हैं, क्या यही बात में भूख नाम से प्रकाशित हुई? मतलब कि जो महाकाल आपने लिखा था यह बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुई? नागर जी ने कहा, हाँ। तिवारी जी कहते हैं कि नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क में, प्रभाव में रहे? मतलब कि और कौन से लेखकों आप लोग जानते हो? नागर जी कहते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे। वे आजानुबाहु थे। ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते को जेब में जालियाँ वाली बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखे रहते थे। मतलब जो माधव शुक्ल थे वो हमेशा इनके घरों पर आया करते थे और जलियांवाला जो बाग का खून से सनी हुई मिट्टी थी वो हमेशा अपनी जेब में रखा करते थे। 1931 से 37 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा। उनके गांव भी गया। तिवारी जी, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? नागर जी कहते हैं कि पुराने साहित्य मतलब मेडिवल टाइम के, तो वो मानते थे तुलसीदास को। तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया है। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझे पढ़वा कर सुनते थे। श्लोक ज़बरदस्ती याद करवाते थे। मतलब तुलसीदास को इनको ज़बरदस्ती पसंद करवाया गया था। उनका जो रामचरितमानस था उन्होंने जो रचा था और उसके जो श्लोक थे उनके पिताजी ज़बरदस्ती याद करवाया करते थे। तिवारी जी, नागर जी, आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। क्या इन पर आपका कोई विश्वास है? मतलब जो चमत्कार थे सूरदास के उन खंजन नयन में, उसमें काफ़ी इन्होंने उसका बताया है, वर्णन किया है। तो क्या उनको सच में विश्वास था या फिर ऐसे ही? तो नागर जी, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। उनकी भविष्यवाणियाँ कभी भी बहुत सच होती हैं।
सूर्य पंचष्ठी के अवसर पर काफ़ी विवाद चला था कि सूर्य जन्मांध थे या नहीं, मतलब कि काफ़ी विवाद चला था कि वो बचपन से ही अंधे थे या नहीं, जब वो पैदा हुए तभी से अंधे थे या बाद में अंधे हुए। अगर बचपन से ही थे तो फिर उनकी भविष्यवाणी सत्य हो सकती है। सवाल यह है कि देखता कौन है, आँख या मन? आँख माध्यम है, देखने वाला तो मन है। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। मन मतलब हमारा माइंड, और मन हमारा हर एक बॉडी के हर एक सेल में प्रेजेंट है। और थोड़ा सा साइंटिफिक बात कर लेते हैं। जो मन होता है वो इवेंचुअली देखता है, आंखें तो सिर्फ दिखाती हैं हम लोगों को। इवेंचुअली हमारी बॉडी से देखता कौन है? मन। क्योंकि जब भी हम लोग देखते हैं तो आंखें थोड़ी ना उसमें कुछ करती, उसमें हमारा मन रहता है। कुछ अच्छा चीज़ देख रहे हैं तो हमारा मन अच्छा रहेगा, कुछ ख़राब चीज़ देख रहे हैं तो मन ख़राब रहेगा। तो इस तरीके से मन का प्रभाव रहता है। तिवारी जी, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? मतलब कि तिवारी जी पूछ रहे हैं कि आपने कभी अपनी लिखने के तरीके को जाना है, परखा है कि कितना अच्छा आप लिखते हैं? नागर जी ने कहा, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते थे, लोग पढ़ पढ़ कर रिव्यू भेजते थे मेरे उपन्यासों के बारे में, ख़ास तौर पर जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता था। तो जो लोग पढ़ते थे वो उन्हें पत्र भेजा करते थे कि आपने क्या गलतियाँ की हैं, क्या सही लिखा है। तिवारी जी पूछते हैं, नागर जी आपने भ्रमण तो काफ़ी किया, आप काफ़ी घूमे हैं। अब नागर जी कहते हैं, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का किया है, पेशावर से कन्याकुमारी तक। पेशावर पहले भारत में ही था, अभी पाकिस्तान में। तो बंगाल से कश्मीर तक, मतलब साउथ से लेके नॉर्थ तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक इन्होंने हर जगह पर ट्रैवलिंग की है। इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर मतलब चरित्र बहुत देखे और इनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। तिवारी जी पूछते हैं, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते थे? नागर जी कहते हैं, अगर दिल से पूछे हो तो एक ही आदमी, उसे बहुत प्यार करता हूँ, वह है रामविलास शर्मा। इनके पसंदीदा लेखक कौन थे? रामविलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय की संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र हैं उसकी कहानियों में। टॉल्स्टॉय और चेखव की भी रचनाएं मुझे बहुत प्रिय हैं। मतलब ये उनके पसंदीदा राइटर की पसंदीदा कहानियां हैं। तिवारी जी, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। नागर जी ने कहा, हाँ, किया है, बहुत किया है। पत्रों की संग्रह का भी काफ़ी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है, मतलब उन्हें मैंने लाइन से नहीं लगाया है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं, इसके लिए बहुत घूमना पड़ा था। बड़े बूढ़ों से सुनकर मैंने बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किए हैं। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। मतलब किसी भी लेखन करने के लिए हम लोगों को जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा, वरना वह कहानी अधूरी रह जाएगी, अच्छी नहीं रहेगी। तो जितना ज़्यादा उसको कॉन्सनट्रेटेड बना सकते हो उतना अच्छी कहानी बनाओ आप लोग, ताकि पढ़ने वाले को अच्छी लगे। तिवारी जी कहते हैं, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। फील्ड वर्क मतलब घूमने फिरने का काम। नागर जी कहते हैं, हाँ, बहुत करना पड़ा। नाच्यो बहुत गोपाल के लिए तो सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा था इन्हें, उनके रीति रिवाज का अध्ययन करना पड़ा था, उसके बाद इन्होंने वह लेखन किया था। अब तिवारी जी एक और प्रश्न पूछते हैं, नागर जी, क्या आपका मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? आप मन और प्राण दोनों को अलग अलग मानते हैं क्या? मन मतलब हमारा माइंड और प्राण मतलब हमारी लाइफ। नागर जी कहते हैं, हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहाँ तक खींचना पड़ता है। मतलब जो मन होता है वह अपनी तेज़ी से आगे जाता है, परंतु जो प्राण होता है उसे हमें खींचना पड़ता है, हमें अपनी लाइफ को चलाना पड़ता है, परंतु मन अपने आप जाता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सधता है, मन प्राण से ही सधता है। प्राण नहीं रहेगा तो मन नहीं रहेगा, और मन नहीं रहेगा तो फिर प्राण भी नहीं रहेगा। तिवारी जी कहते हैं कि सूर में आपने मन को ही पकड़ा है, मतलब सूर में जो आपने लिखा था उसमें आपने मन को ही पकड़ा है। नागर जी, हाँ, सूर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बनाएगी। मतलब कि इंट्यूटिव मतलब कि जो कि आपकी सारी जब केंद्रित होंगी एक जगह पर, आंखें कॉन्सेंट्रेटेड होंगी तो इंट्यूटिव आई बनाती हैं। तिवारी जी कहते हैं कि नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। नागर जी काफ़ी बूढ़े हो गए थे, तो तिवारी जी माफ़ी मांग रहे कि हमने आपका बहुत समय ले लिया। नागर जी कहते हैं कि स्वास्थ्य ठीक है मेरा, पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है, तो इन्होंने उनके मृत्यु के बाद भी लिखना जारी रखा और इन्होंने फ़ैसला किया कि जब तक ज़िंदा रहूं लिखता रहूं।
ये एक नाव के यात्री से लिया गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे बूढ़ी काकी, सबसे बढ़िया चैप्टर पूरे टेक्स्ट बुक का।